स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और एक बार फिर आई हूं अपने ही यूट्यूब चैनल आराधनास ट्यूटोरियल क्लासेस पे लेके अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैंने बताया है कि फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए और इसके बेसिक्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं जल्दी से समझ लेते हैं। बेसिकली सब लोग जानते हैं कि फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सप्लाई टू द क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। क्रॉप्स में या सॉइल में फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ की जाती है? न्यूट्रिएंट्स ऐड करके। तो फर्टिलाइज़र जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं क्रॉप में या सॉइल में। न्यूट्रिएंट्स ऐड करने से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स ऐड करने से जो क्रॉप है उसकी ईल्ड बढ़ती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। इस वजह से फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स को डेली यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। फर्टिलाइज़र्स को हम डायरेक्टली सॉइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉइलेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉइलेज क्या होता है? पत्ते या पत्तों के समूह को फॉइलेज बोलते हैं। तो हम फर्टिलाइज़र्स को सॉइल या फिर पत्तों के समूह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स हैं वो 3 हैं, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन के अलावा जो 2 बचे यानी कि फास्फोरस एंड पोटेशियम, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंसनट्रेटिंग एंड रिफाइनिंग ओर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस। कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इन तीनों ही तरह के फर्टिलाइज़र्स को, यही हम फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। और जो नाइट्रोजन है यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अमोनिया प्लांट में बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो एयर से मिलती है और जो हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस और नैप्था से मिलती है, और ये दोनों भी रिफाइनरी से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, नेचुरल गैस एंड नैप्था। बात करते हैं फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी को हम सभी इंजीनियर्स जानते हैं कि हिंदी में कहते हैं जुगाड़, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए और किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए हम जो स्किल्स, मेथड्स या प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं टेक्नोलॉजी। और वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी को फर्टिलाइज़र्स पे अप्लाई कर दें तो कौन सा फर्टिलाइज़र हमें कहाँ यूज़ करना है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और जो भी फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, सेफली भी, इकोनॉमिकली भी और टाइम पे भी अवेलेबल करा सकें। इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी को पढ़ना नीडेड है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र और क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, मिक्स्ड एंड कंपाउंड फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि केमिकल मीन्स से बनाए जाते हैं। दीज आर द केमिकल फर्टिलाइज़र्स दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मेड बाय केमिकल मीन्स। ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। दूसरे होते हैं मिक्स एंड कंपाउंड फर्टिलाइज़र, यानी कि जिसमें बेसिकली NPK फर्टिलाइज़र यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिक्स्ड हैं, वो मिक्स एंड कंपाउंड फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। यानी कि अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स को मिक्स करके जो फर्टिलाइज़र बनता है, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स एंड कंपाउंड फर्टिलाइज़र। तीसरा होता है जो कि लिखा है यहाँ पे, वो है बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र लिविंग सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल को प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये हेल्प करते हैं सॉइल को कि वो अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करें। और लास्ट जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ये वो फर्टिलाइज़र हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स की वेस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, लाइव स्टॉक मैन्योर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड म्यूनिसिपल स्लज। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट तो वो हो गई जो प्लांट से मिलती है। लाइव स्टॉक मैन्योर यानी पशुधन खाद, यानी कि जो गोबर, आप गोबर को लाइव स्टॉक मैन्योर कह सकते हैं। तीसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट इंडस्ट्री से आती है। और चौथा है म्यूनिसिपल स्लज, जिसका मतलब है जो कूड़ा करकट होता है, जो कि नगर पालिका को हम हर दिन, हर सुबह कूड़े वाला आता है, हम दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल स्लज। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल फर्टिलाइज़र्स अंडर इंडियन कंडीशंस। तो इंडिया में जो बिगिनिंग हुई है फर्टिलाइज़र्स की या फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी की, वो 1906 में हुई, जब तमिलनाडु में एक जगह रानीपेट, वहाँ पे सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री, पहली देश की सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री बनाई गई। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जो हुई वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की, वो इंडिपेंडेंस के बाद हुई, यानी 1947
के बाद। तो 1951 में फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा सिंदरी प्लांट का सेटअप किया गया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, और उसके बाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ग्रोथ ही करती गई। और इस समय एट प्रेजेंट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बेसिक इंडस्ट्रीज विच हैव टेकन रैपिड स्ट्राइड्स इन रिसेंट ईयर्स। यानी कि कुछ सालों में ही फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। इट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू सूट डिफरेंट सॉइल एंड क्रॉप रिक्वायरमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग स्टेट्स में जो भी क्रॉप रिक्वायरमेंट्स है वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र जो हैं प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग सॉइल के लिए। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। सॉइल्स में नेचुरली कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, यही होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं। लेकिन जब सॉइल में ये सब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या मिसिंग होते हैं तो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है और वो ग्रोथ बंद कर देते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है तो प्लांट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता और अच्छे से फूड जो कि नेसेसरी है पॉपुलेशन के लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो जो नेसेसरी अमाउंट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज दीज सब्सटेंसेस कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सो ऑन। फर्टिलाइजर्स ऐड करने से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है या मेंटेन होती है, सो द फार्मर कैन कंटिन्यू टू ग्रो न्यूट्रिशियस क्रॉप्स एंड हेल्दी क्रॉप्स। अब रोल क्या होता है इन फर्टिलाइजर्स का प्लांट ग्रोथ में? अब ओवरऑल रोल तो पता चल गया कि न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाते हैं जिससे कि हेल्दी क्रॉप और न्यूट्रिशियस क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग फर्टिलाइज़र का अलग अलग क्या रोल होता है ये आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो 17 एलिमेंट्स हैं दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फर्टिलाइज़र वो मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट को ये अब एलिमेंट सप्लाई करते हैं। तो इन 17 में से 3 एलिमेंट जो है वो हवा पानी से मिल जाते हैं प्लांट को, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी के जो 14 बचे वो सॉइल और फर्टिलाइज़र से मिलते हैं, जो कि इस तरह से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरॉन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन एंड निकेल। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो प्लांट्स को वाटर से मिल जाता है और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो लीव्स से मिल जाता है, पत्तियों से मिल जाता है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण होता है उससे मिल जाता है। और बाकी के जो 14 एलिमेंट्स बचे वो फर्टिलाइजर्स में ऐड करते हैं सॉइल में। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी प्लांट फूड एलिमेंट्स, सेकेंडरी प्लांट फूड एलिमेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी प्लांट फूड एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट आते हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसे ऑफकोर्स पोटाश भी कहते हैं। तो क्योंकि इसका नाम ही है प्राइमरी प्लांट फूड एलिमेंट्स, तो ये प्लांट्स सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड सॉइल्स ये प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि प्लांट ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है, धीरे धीरे होती है या रुक जाती है। दूसरे सेकेंडरी प्लांट फूड एलिमेंट्स, जिसमें 3 एलिमेंट आते हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी एलिमेंट से थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये भी प्लांट ग्रोथ और क्वालिटी के लिए एसेंशियल हैं। और तीसरा जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: आयरन, जिंक एंड मैंगनीज। हालांकि माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनका स्मॉल अमाउंट उतना ही नेसेसरी, उतना ही एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए जितना कि प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का लार्ज अमाउंट। दे मस्ट बी मेंटेन्ड इन बैलेंस इन ऑर्डर फॉर ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू बी यूज्ड एफिशिएंटली, जिससे कि जो प्राइमरी फूड एलिमेंट और सेकेंडरी फूड एलिमेंट थे प्लस वाटर जो प्लांट को दिया जाता है, ये सब एफिशिएंटली यूज़ हो, इसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना, प्रोवाइड करना प्लांट को बहुत ज़रूरी है। तो टर्फ ग्रास या फिर मैदानी मिट्टी जिसे बोलते हैं, उसके लिए 3 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन ग्रीन कलर एंड प्लांट विगर। प्लांट विगर से मतलब है पौधे की ताकत, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी प्लांट फूड एलिमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। तो इसके कुछ 5 यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं। पहला है प्रमोट्स रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ,
लीफ एंड स्टेम्स, हैस्टिंग रिकवरी आफ्टर मोइंग एंड इम्पार्टिंग विगर टू द टर्फ। तो टर्फ से मतलब मैदानी घास, और उसको विगर इम्पार्ट करता है यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इट प्रोमोट्स रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ, हैस्टिंग रिकवरी आफ्टर मोइंग। मोइंग से मतलब है घास काटी जाती है ना, तो घास काटने के बाद जो प्लांट है उसमें ग्रोथ कम हो जाती है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि तने और पत्तियों को ग्रोथ प्रदान करता है, सप्लाई करता है, और हैस्टिंग रिकवरी जल्दी से जल्दी ठीक करता है। हैस्टिंग मतलब जल्दीबाजी में, तो जल्दीबाजी में ठीक करता है, जल्दी से जल्दी ठीक करता है। वेजिटेटिव ग्रोथ, रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है, और इसके अलावा विगर इम्पार्ट करता है यानी कि स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। दूसरा एक क्लोरोफिल एक एलिमेंट होता है जो प्लांट्स में, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसके फॉर्मेशन में नाइट्रोजन एक बहुत बड़ी भूमिका रोल करता है। इसके अलावा एमिनो एसिड सिंथेसाइज करता है जो कि फाइनली इंटर्न प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन रेगुलेट्स द अपटेक ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है उसे मेंटेन करता है, उन्हें रेगुलेट करता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण यौगिक जो है न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स, इन सब का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो नाइट्रोजन है। दूसरा है फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस एलिमेंट्स। तो जो फॉस्फोरस एलिमेंट्स होते हैं वो रूट फॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए होते हैं, यानी कि जड़ की फॉर्मेशन और जड़ की ग्रोथ। तो जड़ जो होती है वो किसी भी पौधे की, किसी भी प्लांट की नींव होती है। तो अगर नींव अच्छी होती है तो प्लांट अच्छा होता है, प्लांट की शुरुआत अच्छी होती है। और रूट सिस्टम को कुछ इस तरीके से फॉस्फोरस एलिमेंट्स बनाते हैं कि जो सॉइल है वो एफिशिएंटली अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर है उनको अच्छे से और जल्दी से जल्दी पिकअप कर ले। और जड़ अगर प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से पिकअप कर लेता है तो प्लांट की स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हैस्टेंस मैच्योरिटी, इसको हम फास्टेंस मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, यानी कि परिपक्वता को तेज करता है। परिपक्वता को तेज करना यानी कि किसी भी चीज़ के बड़े होने के लिए, यानी कि ग्रोथ को तेज़ करता है। जैसे कि स्टार्च से शुगर का कन्वर्जन होता है तो वो बहुत जल्दी हो, तो इस फिनोमिना को फॉस्फोरस इंक्रीज करता है। तीसरा है स्टिमुलेट्स ब्लूमिंग एंड सीड डेवलपमेंट, बीज का जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा ब्लूमिंग से मतलब है फूल का खिलना, तो फूल का खिलना और बीज का बनना, इन दोनों की स्पीड को इंक्रीज करता है। न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और सेल डिवीज़न के लिए भी एसेंशियल है। इसके बाद आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो तने के लिए होता है, फॉस्फोरस जड़ के लिए होता है और पोटेशियम तने के लिए होता है। एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, इंक्रीजेज डिसीज रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस विच हेल्प्स वेरिएबिलिटी। कोई भी पेड़ ख़राब ना हो जाए, कोई भी प्लांट ख़राब ना हो जाए, तो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम प्रोवाइड करने से कोई भी पेड़ में आपके कीड़े नहीं लगेंगे या कोई भी पेड़ ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा स्ट्रेंथेंस सेल वॉल्स कॉजिंग ग्रास टू स्टैंड अप एंड रिड्यूसेस लॉजिंग। जो घास है उसको, घास क्या होता है कभी कभी बैठ जाती है, सूख जाती है, तो उसको कॉजिंग ग्रास टू स्टैंड अप एंड रिड्यूसेस लॉजिंग। तो अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो जैसे फॉस्फोरस रूट फॉर्मेशन के लिए था, वैसे ही पोटेशियम स्टेम्स फॉर्मेशन के लिए, यानी कि इट इज़ एडेड टू द प्लांट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। इसके अलावा ये डिजीज़ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है और हार्डनेस इंक्रीज़ करता है किसी भी प्लांट में, जिससे कि जो भी प्लांट है उसमें कोई डिजीज़ ना हो या फिर उसमें कीड़े ना लगे, मौसमी बीमारियां हो जाती हैं पेड़ों में, वो ना हो। इसके अलावा इससे वेरिएबिलिटी बढ़ती है पेड़ की, यानी कि पेड़ योग्य रहते हैं। इसके अलावा इट स्ट्रेंथन सेल वॉल्स को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा इट कॉजेज ग्रास टू स्टैंड अप, घास सूख ना जाए, इसको ये जो है मेक श्योर करता है। इसके अलावा इट रिड्यूसेस लॉजिंग, अनवांटेड ब्रांचेस ना निकल जाएं, अनवांटेड चीज़ें ना हो जाएं, इसका पोटेशियम मेंटेन करता है। इसके अलावा इट अफेक्ट्स वाटर इनटेक बाय प्लांट सेल्स। कहीं कहीं जहाँ पोटेशियम फर्टिलाइज़र या फिर पोटेशियम न्यूट्रिएंट एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होता किसी प्लांट में, तो वहाँ एम्पल मॉइस्चर रहता है, यानी कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा रहता है,
और पेड़ जो है वो गल जाता है, तो इस चीज़ को मेंटेन करता है पोटेशियम। इसके अलावा इट इज़ एसेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, स्टार्चेस, शुगर एंड ऑयल। क्या करता है ये, जो ऑयल, शुगर और स्टार्च, प्रोटीन के लिए जो फ्रूट्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं उनकी क्वालिटी और साइज़ को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्लांट फूड एलिमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये नए सेल्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो इट कॉजेज वीकेंड स्टेम्स, तने कमज़ोर हो जाते हैं, एंड प्री मैच्योर शेडिंग ऑफ ब्लॉसम्स एंड बड्स। जो फूल हैं, जो कलियां हैं, वो पहले ही गिर जाते हैं, खिलते ही नहीं हैं। दूसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर फॉर मैनी प्लांट एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन ग्रोथ प्रोसेस। प्लांट ग्रोथ के लिए कुछ एंजाइम्स जो रिक्वायर होते हैं उनके लिए एक्टिवेटर की तरह मैग्नीशियम वर्क करता है। इसके बाद आता है सल्फ़र। सल्फ़र प्रोटीन की फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इम्प्रूव्स एल्कलाइन सॉइल, यानी कि क्षारीय मिट्टी में सुधार करता है। इसके अलावा हेल्प्स कॉम्पैक्टेड सॉइल्स मेकिंग देम लूज एंड अलाउइंग बेटर वाटर पेनिट्रेशन। मिट्टी खट्टी हो जाती है, उसमें पानी जमा हो जाता है, तो उसको लूज़ करने के लिए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें रुक सके, तो इसके लिए जो मिट्टी है वो बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में पोर्स होने चाहिए जिससे पानी उसमें जा सके। तो कॉम्पैक्टेड सॉइल की हेल्प करता है जिससे कि वो लूज़ हो सके। तो जो सेकेंडरी फूड एलिमेंट्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, उसमें सल्फ़र जो है वो दो टाइप्स में पाया जाता है, एक तो सल्फेट सल्फ़र और एक एलिमेंटल सल्फ़र। तो सल्फेट सल्फ़र इज़ द फॉर्म टेकन अप फॉर प्लांट फूड। भोजन के रूप में या फिर खाद के रूप में प्लांट इनटेक करता है। मैनी प्लांट्स रिक्वायर एज मच सल्फ़र एज फॉस्फेट इन देयर ग्रोथ प्रोसेसेस। बहुत सारे प्लांट हैं विच रिक्वायर सल्फ़र एज फॉस्फेट फॉर देयर ग्रोथ। सल्फेट सल्फ़र जो है दैट इज़ कंटेन्ड इन जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, तो यानी कि सल्फेट सल्फ़र SO4 जो है वो जिप्सम में, और अदर सल्फेट फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट एंड मैनी टर्फ फर्टिलाइजर में सल्फेट सल्फ़र जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो जिप्सम है जिसमें कि सल्फेट होता है, इट हेल्प्स इन रिक्लेमिंग द एल्कली सॉइल। जो क्षारीय मृदा होती है उसको रिक्लेम करने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जिप्सम, एंड मेक देम लूज एंड फ्राइबल। उनको लूज़ बनाता है, कॉम्पैक्ट जो सॉइल है उसको लूज़ बनाता है। एल्कली सॉइल्स कंटेन सोडियम विच कॉजेज सॉइल टू डिस्पर्स, पुडल एंड सील अप। एल्कली सॉइल्स में सोडियम होता है जो कि सॉइल को सील कर देती हैं या बिखरा देती हैं, बिल्कुल मॉइस्ट कर देती हैं। तो द फ्री कैल्शियम फ्रॉम जिप्सम विल रिप्लेस द सोडियम ऑन द क्ले पार्टिकल एंड अलाउ द सोडियम टू बी लीच्ड आउट ऑफ द सॉइल। जिप्सम में जो कैल्शियम होता है, फ्री कैल्शियम CaSO का जो Ca होता है, वो एल्कली सॉइल्स के सोडियम को रिप्लेस कर देता है। वो सोडियम जो सॉइल को डिस्पर्स, पुडल और सील अप करता है उसे रिप्लेस कर देता है, जिससे ये सब जो डिसएडवांटेज हैं एल्कली सॉइल्स के वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा सल्फ़र भी ऐड हो जाता है, तो दोनों की फर्टिलाइज़र की क्वालिटी रिक्वायरमेंट प्लांट की कंप्लीट हो जाती है, इसलिए जिप्सम फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है। तो दूसरा फॉर्म जो है सल्फ़र फर्टिलाइज़र्स का वो एलिमेंटल सल्फ़र है। तो अगर एलिमेंटल सल्फ़र किसी भी प्लांट को प्रोवाइड कराई जाती है तो वो पहले सल्फेट सल्फ़र में कन्वर्ट होती है। ये बहुत स्लो रहता है क्योंकि पहले एलिमेंटल सल्फ़र जो है वो सल्फेट सल्फ़र में कन्वर्ट होता है, तो दिस रिएक्शन कैन बी स्लो डिपेंडिंग अपॉन द सल्फ़र पार्टिकल साइज़ एंड द सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशंस क्या है और सल्फ़र पार्टिकल का साइज़ क्या है, तो इस पर बेस्ड होके रिएक्शन जो है वो स्लो होती है। एक बार अगर जब ये सल्फेट सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाती है तो जो सॉइल का pH है वो लोअर हो जाता है। इसके अलावा अगर सॉइल में कैल्शियम है तो कैल्शियम और सल्फेट फर्टिलाइज़र रिएक्ट करके जिप्सम बनाते हैं, और जिप्सम कैन बी यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, यानी कि क्षारीय मृदा के इम्प्रूवमेंट में जिप्सम कंज्यूम हो जाता है। इसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, यानी कि आयरन, जिंक और मैंगनीज। तो आयरन जो है वो ग्रीन कलर के लिए मोस्टली यूज़ होता है। जो घास का पीला रंग हो जाता है तो येलोइंग ऑफ ग्रास इज़ ऑफन ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी।
तो आयरन जो है वो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए प्लांट सेल में रिक्वायर्ड है, जिससे कि हेल्दी ग्रीन कलर प्रोवाइड हो टर्फ में या फिर घास में। इट सर्व्स एज अ कैटालिस्ट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फिर नाइट्रोजन बनती है, तो इस सब के लिए जो आयरन है वो कैटालिस्ट की तरह सर्व करता है। इसके बाद आता है मैग्नीज सर्व्स एज एन एक्टिवेटर फॉर एंजाइम्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए जो नीडेड एंजाइम्स है उनके लिए मैग्नीज जो है वो एज एन एक्टिवेटर सर्व करता है। इसके अलावा बिना मैग्नीज के प्लांट जो उन्होंने आयरन एब्जॉर्ब की है उसे यूज़ नहीं कर सकते। इट असिस्ट द आयरन इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन में मैग्नीज जो है वो आयरन को असिस्ट करता है, विच कॉसेस येलोइश टर्फ टू ग्रीन अप, येलोइश टर्फ को ग्रीन कलर में चेंज करता है। तो अब आते हैं जिंक पे। तो जिंक इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल प्लांट एंजाइम्स। बहुत सारे प्लांट एंजाइम्स के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिंक। जिंक इज़ अ पार्ट ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन जो है वो हार्मोन होते हैं प्लांट के, जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और एंड कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ इंडोले एसिटिक एसिड। इंडोले एसिटिक एसिड जो है वो एक टाइप होता है ऑक्सिन का, जो कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है, विच रेगुलेट्स ग्रोथ कंपाउंड्स। जिंक ऑल्सो अफेक्ट्स द इंटेक एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट वाटर का एफिशिएंटली यूज़ करें, एफिशिएंटली इंटेक करें, वो भी जिंक अफेक्ट करता है। एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि वो न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज़ करता है किसी भी प्लांट का, जिससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, प्लांट ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, सॉइल क्वालिटी मेंटेन होती है, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड होता है। इसके अलावा दे आर ईजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड अप्लाई, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होते हैं। फॉर सप्लाइंग अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट वी कैन सेलेक्ट ए स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र है, जो भी उसके नेचर है उसके हिसाब से सप्लाई कर दिया जाता है। फर्टिलाइज़र जो है वो 17 रिक्वायर्ड एलिमेंट्स किसी भी प्लांट को प्रोवाइड करने के लिए ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर्स आर वाटर सॉल्युबल एंड कैन ईजिली डिसॉल्व इन सॉइल। वाटर सॉल्युबल होते हैं और सॉइल में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। हैज़ दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो है इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं फर्टिलाइज़र को। दे हैव अ रैपिड इफेक्ट ऑन क्रॉप्स पे बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। दे इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बढ़ाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। एंड प्रोवाइड इनफ फूड टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन। जब क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ होती है तो पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, जनसंख्या को फीड करने के लिए। इसके अलावा दे आर प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल। एक तो ये रिलायबल हैं, विश्वास करने योग्य हैं, और प्रेडिक्टेबल है, हमें पता है कौन सा फर्टिलाइज़र क्या इफ़ेक्ट डालने वाला है पहले से, तो दे आर प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल। डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला और बेसिक डिसएडवांटेज तो यही है कि दे आर एक्सपेंसिव। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दे आर टॉक्सिक टू द स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस वजह से हमें बहुत केयरफुली फर्टिलाइज़र ऐड करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत केयरफुली करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो इट कैन डैमेज द प्लांट एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता जो है, उर्वरता जो है, उसे रिड्यूस कर सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करें। इसके अलावा लीचिंग भी हो सकती है। लीचिंग का मतलब है कि जो भी सॉइल में डिज़ोल्व सॉल्ट्स हैं वो पानी के साथ मिलकर बहते हुए नदियों में मिल सकते हैं टू कॉज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई जलाशय जैसे कि रिवर हो गई या तालाब हो गया उसको पोषक तत्वों से समृद्ध कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लीचिंग होकर नमकीन पानी उसमें पहुंच जाता है, तो ये जो प्रोसेस है वो यूट्रोफिकेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सुपोषण। तो इससे क्या होता है, जलाशय में शैवाल बनते हैं, पौधे बनते हैं। इसके अलावा पानी में क्योंकि बायोमास आ जाता है तो इस वजह से उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का, लंबे टाइम तक यूज़, इट रिड्यूसेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि सूक्ष्म जीव जो प्लांट में होते हैं उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। और इसके अलावा जो सॉइल है उसकी पीएच को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो फाइनली कंक्लूड करते हुए हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, सिंपली न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट के न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ाने के लिए और प्लांट की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड 17 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली सॉइल में होने चाहिए, उनकी कमी को, उनकी शॉर्टेज को
फुलफ़िल करने के लिए फर्टिलाइज़र्स किसी भी प्लांट को या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड्स को सप्लाई किए जाते हैं। इसीलिए फार्मर्स जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस जो है फर्टिलाइज़र दे कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सो ऑन। तो ये था फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी कि यूनिट 1। इसके आगे जो वीडियो होगी वो अगली यूनिट पे होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई सजेशन हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।